चलिए अभी पढ़ना स्टार्ट करें। आज आपकी क्लास थोड़ा सा जल्दी छुड़वा दी गई थी, कुछ टेक्निकल काम किया गया है, इसीलिए थोड़ी क्लास जल्दी छुड़वा के स्टार्ट लेट हुई है। चलो, कल संविधान पढ़ना स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कितने करोड़ भारतीय थे जब आज़ाद हुए? 10 लाख पे एक कैंडिडेट था, और इस तरह से आपके टोटल एग्जैक्टली 40 करोड़ नहीं थे, थोड़ी सी साउंड बढ़ाना, 389, फिर 324, फिर 299 और फाइनली 284। ये फर्स्ट डे हैं और इनके साइन हुए हैं। ये आज़ादी के टाइम पर हैं, 15 अगस्त 1947 और ये 31 दिसंबर 1947, क्योंकि पार्टीशन के बाद भी तो मारकाट मची, आधे उधर गए आधे इधर आए। ये हमें कल पता चल गया था। फिर हमने देखा इन लोगों ने पहली बैठक में, इनका इलेक्शन या नॉमिनेशन तो जुलाई में हुआ, कौन से ईयर की घटना है? इन्होंने दिसंबर में बैठक स्टार्ट की और 9, 11, 13 मंथ और ईयर सेम चलेगा। और 3 आदमियों के नाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र के कारण उम्र दराज थे, और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कार्यवाहक थे, ये वाले एक्टिंग कुछ दिन के लिए आए, फिर 5 साल या जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक के लिए आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 तारीख को पंडित नेहरू ने क्या रखा था यहाँ? उद्देश्य प्रस्ताव। कायदे से तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसी दिन पास हो जाता, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा वेट कर लेते हैं। किसका वेट कर लेते हैं? मुस्लिम लीग और देसी रियासतें। ये मुस्लिम लीग 73 मेंबर थे और देसी रियासतों में 93। कल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का बाहुल्य था और इनकी कैटेगराइजेशन ऐसे कर रखी थी, 292, 93 और 4, ये कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 389। इसमें मुस्लिम लीग भी है, इसी में कांग्रेस भी है, फिर आवाज में खरखराहट रहेगी ना। चलो 389 देखो, इसमें ही सारे आ गए, और इनमें से पहली बैठक में कितने प्रेजेंट हुए? 207। इस टोटल में महिलाएं कितनी हैं? 15, जिनमें से एक महिला बेगम अयाज रसूल, मैंने बताया था कहने के लिए वो मुस्लिम महिला है, लेकिन वो पली बढ़ी लंदन में है, बहुत अच्छे परिवार से, रिच है, पढ़ी लिखी है, इसलिए उनका नंबर आ गया। इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया दिसंबर 1946 में, और फिर ये लगातार काम करते गए। जब आप आजाद हुए, आजादी के बाद आपने एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके मुखिया कौन बने? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी के खिलाफ कितने लोग थे मैंने आपको कल भी बताया था। इन्होंने कोशिश की थी, कौन सी सीट से जीत जाऊं मैं? बंबई, लेकिन इस सीट से सबने मिलकर हरवा दिया, और फिर मुस्लिम लीग ने मदद करके इनकी पूर्वी बंगाल, जहां की मुस्लिम बाहुल्य थे, यहां से जितवाया। आजादी के बाद ये सीट चली गई पाकिस्तान। तो फिर बी.आर. अम्बेडकर जी बिना सीट के तो कैसे मेंबर? तो एक आदमी ने इस्तीफा दिया बंबई की सीट से, उनका नाम था M.R. जयकर, और तब जाके किसको बैठाया गया? बी.आर. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर पहले हारे हैं मुंबई की सीट से, जीते हैं बंगाल की सीट से, वापस बैठाए गए हैं बंबई की सीट पर। ये इनकी कहानी थी। अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा समझदार, दुनिया के कहते हैं 60 देशों का संविधान पढ़ा था इन्होंने। तो 60 देशों का संविधान आप देखो, आपसे एक देश का नहीं पढ़ा जाता हम लोगों से, अपना सारा संविधान थोड़ी हमें आता है। इस आदमी ने 60 देशों का संविधान पढ़ा, दुनिया भर की किताबें, और फिर इतना बेहतरीन संविधान लिखा कि इनको कहा जाता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहलाता है? बी.आर. अम्बेडकर। तो मदर कौन कहलाती है? मदर कोई नहीं कहलाता, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि ब्रिटेन, जिसने कि अपने यहाँ 200 साल राज किया, इसका अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अपने संविधान की मदर की बराबरी पर हमने रख लिया। लेकिन एक आदमी है के.एन. पालकी वाला, वो कहते हैं नहीं, अकेला एक राव भी है, वो कहते हैं बी.आर. अम्बेडकर ही फादर है और बी.आर. अम्बेडकर ही मदर भी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सब कुछ इन्होंने किया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिसने 200 साल राज किया उनका प्रभाव हम पे पड़ा, और इन लोगों से हमने न्याय क्या है, सरकार कैसे काम करती है, संसद कैसे चलती है, सब सीखा, या राष्ट्रपति की क्या पोजीशन, या पीएम। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के काम करने का ढंग किससे प्रभावित था? ब्रिटिश। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इसको मान लो, कुछ कहते हैं नहीं, वही सब कुछ है। आपका संविधान जब लिखने लगे थे तो इसके लिए अलग अलग काम करने के लिए कमेटी बना दी गई थी। कितनी कमेटी बताई थी मैंने? 22, जिनमें सबसे बड़ी कमेटी थी प्रारूप, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने मेंबर्स थे इसमें? 7। सबसे बड़ी समिति, सबसे ज्यादा सदस्य, यानी किसी में 7 थे ही नहीं, तो बाकी में 2-2, 3-3 थे। जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो अम्बेडकर ने दिया, और अम्बेडकर की कमेटी जो थी प्रारूप समिति क्या करती थी? सब लोग अपना अपना काम करते, उस काम को ये प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को जमा कराते, ये उस पूरे काम पे आपस में देखते, बहस करते, पढ़ते, इनको लगता क्या ठीक क्या गलत, और उसके बाद ये फाइनल स्टैंप लगाते कि ये वाला काम ठीक है और ये वाला ठीक नहीं है। उस हिसाब से डिजाइनिंग की गई, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको लिखने का काम मैंने कल भी बताया था, 2 आदमियों ने किया, एक ने ड्राइंग बनाई और एक ने लिखा इटालियन स्टाइल में ना। उस टाइम पर कुछ लोग कहते हैं 64 लाख, लेकिन कुछ कहते हैं टोटल खर्चा 1 करोड़ रुपए का हुआ था, और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये किताब लिखकर तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949। इस दिन इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट कर लिया। ये कह लो कई शब्द हैं इसके, आत्मार्पित और इस तरह के वर्ड्स आएंगे, अंगीकृत, अधिनियमित। अडॉप्ट किया लेकिन इसको लागू नहीं किया। इसको लागू किया हमने 26 जनवरी, और इसका भी आपको लॉजिक पता है, आपने 20 साल पहले इसी दिन को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया, और एक तरह से आजादी परतंत्र रहते हुए मनाई। पिटाई पड़ती रही लेकिन हम नहीं माने, हमने हर साल आजादी मनाई। तो पहली आजादी कब मनाई आपने? 26 जनवरी 1950, और इस दिन को 20 साल बाद हम चाहते थे कि यादगार बन जाए, इसलिए इसी दिन आपने अपने आप को क्या घोषित किया कि हम रिपब्लिक है, यानी भारत गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र का मतलब है अब हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी खुद की लिखी किताब के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और इस किताब को क्या नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये नाम कहीं लिखा है?
इस किताब में ही लिखा है। ये जो किताब बनी ना आपकी, इस किताब में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, जैसे आप पैराग्राफ लिखते थे स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर, इसके 22 भाग बना दिए और इसमें 8 शेड्यूल्स बना दी, अनुसूचियां। समय बीता और कितनी अजीब बात है, दुनिया के सबसे बेस्ट संविधानों से आपने किताब देख के बनाई, अपने नोट्स बनाए एक तरह से, और इसको आपको अगले ही साल बदलना पड़ गया। 1950 में तो आप इसको लागू कर रहे थे और 1951 में पहली बार आपने इसको बदल भी दिया। बदलने को बोलते हैं अमेंडमेंट, हिंदी में इसी को आप कह देंगे संशोधन। तो इतना विशाल, वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान भी आपको अगले ही साल बदलना पड़ा। कारण आपके इंडिया में लोग बहुत अजीब हैं, यहाँ लोग प्रोग्रेस की बातें करते हैं पर उसके ऊपर काम नहीं करते। यहाँ लोगों को जब उस टाइम पे सरकार ने कहा कि पूरे देश को सड़कों से जोड़ेंगे, पूरे देश में रेल का जाल बिछेगा, पुल बनेंगे, तो जहां जहां सड़कों के लिए जमीन लेने जाए गांव में एक्वायरमेंट के लिए, वहां लोग सड़कों पे लेट जाए, किसान, नहीं जी धरती हमारी माँ है, हम अपनी धरती को नहीं बेचेंगे। ये तो लोगों ने पागल कर दिया ना, ये पुल बनाने देना, ये सड़क, क्योंकि लोगों का तो काम था। तो इसलिए कहा कि भाई ये देखो फंडामेंटल राइट होगा तुम्हारा प्रॉपर्टी, लेकिन ये कुछ हद तक चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए संविधान में 9th शेड्यूल आ गई थी अगले ही साल, और इसमें लिख दिया कि सरकार एक्वायरमेंट कर सकती है, एक्वायरमेंट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो जहां जहां सरकार चाहेगी वो भूमि का अधिग्रहण करेगी। और उसमें आप ये नहीं करेंगे जाके लेट गए कि हमारा खेत है हम तो मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे पुल नहीं बनने देंगे, ऐसे नहीं करना। ट्रेन भी चलेंगी, सड़कें भी बनेंगी, पुल भी बनेंगे, और ये जमीन पे ही बनेंगे, आसमान में तो बन नहीं सकते। वो जमीन किसी गांव की होगी, किसी किसान की होगी, तो वो जाएगी। और तब से लेके एक्वायरमेंट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट ये तब से चला आ रहा है। आज भी आप देखो सरकार जब आती है, कोई प्रोजेक्ट आता है तो जमीन बचती नहीं है, उसको मार्केट रेट में आपको बेचना पड़ता है सरकार को। तो ये 1951 से चला आ रहा है। और सबसे पहला नई शेड्यूल थी, शेड्यूल का मतलब मैंने क्या बताया, अनुसूची, लिस्ट टाइप मान लो। ये इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, पहले 8 अलग अलग बातें थी, 9वीं बात यही जोड़ी गई कि एक्वायरमेंट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और किस साल में चेंज कर दिया ये, 1951। कब आप इसको अडॉप्ट करके और लागू कर रहे थे, 1950 में। 49 में अडॉप्ट किया, 50 में लागू, 51 में चेंज भी कर दिया। आया समझ में? ये देखो कितनी अजीब बात है, वर्ल्ड का सबसे विशाल संविधान भी आपने पूरा नहीं लिखा और आपको हर साल बदलना पड़ता है। और अभी भी इस साल भी आपने इसको 105th टाइम चेंज किया, 105th अमेंडमेंट अभी अभी किया है आपने अगस्त 2021 में। अब इसके कंपैरिजन में अमेरिका को सुन लो। अमेरिका और हम साथ ही तो खोजे गए थे। अमेरिका की खोज कब हुई थी, 1492 में। आपकी खोज कब हुई थी भारत की, 1498 में। ये रास्ते हैं, देश तो पहले से थे। इन लोगों को 1492 में खोज के यहाँ 13 बड़े उपनिवेश, बस्तियां, कॉलोनीज बना ली। किसने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स महा चालाक, तेज दिमाग हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को लूटा। जहां इनकी धाक चली ना, इन्होंने वहां अपना जोर चलाया, चाहे चाइना की कोशिश हो, अमेरिका हो या हम हो। तो 13 बड़े उपनिवेश बना के और इनको लूटने लग गए। हमारे साथ भी ऐसा ही किया। 1498 में भारत का रास्ता खोजा और बहुत जल्दी आपके यहाँ भी इन्होंने क्या बना दिए, उपनिवेश, बस्तियां, और यहाँ भी व्यापार करने लगे। लेकिन आपको जागने में टाइम लगा, हमारे मुकाबले ये बहुत जल्दी एक्टिव हो गए। हुए तो हम एक साथ ही एक्टिव थे लेकिन बात नहीं बनी। हम लोगों ने 1757 में प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध किया था, जिसमें हमने इनको खुली चुनौती दी थी यहाँ से भागने की, नहीं तो लड़ो। और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब, और अंग्रेजों का क्लाइव, ये आपस में लड़े। और आपके इंडिया में गद्दार लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद थी, इसलिए आप इस लड़ाई को बुरी तरह हारे। और इस लड़ाई ने DEIC के पैर जमा दिए और अब उनके पास पैसे कमाने का साधन बन गया इंडिया में। अपने मुकाबले इनको देखो, ब्रिटिशर्स यहाँ, ब्रिटिशर्स यहाँ, यहाँ व्यापार, उपनिवेश ऑलमोस्ट एक साथ खोजे गए। ये अमेरिका है, ये इंडिया है, लेकिन देखना अंतर कितना ज्यादा। इन्होंने 1773 में बोस्टन टी पार्टी की थी। टी पार्टी सुन के तुम्हें लगेगा कोई चाय पे बुलाया गया था, कोई चाय नहीं थी। ये अंग्रेजों के जहाज जाते थे चाय से लदे हुए, ये उठा के इन्होंने पहले उन पे अटैक किया। आवाज में ना गूंज टाइप है हल्की सी बाद में, तो इन्होंने क्या किया, उस पर अटैक करके उनके चाय के जो पैकेट्स थे ना, ये उठा उठा के पानी में फेंक दिए। और ये चुनौती दी कि अंग्रेजों, तुम बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हो, अगर तुमने हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो हम टैक्स नहीं देंगे। ये खुली चुनौती दे रहे हैं। और इनके चाय के बड़े बड़े जहाजों को जो गुजर रहे थे अमेरिका के पास एक टापू पे, इस पे इन्होंने अटैक करके और सारी पेटियों को पानी में फेंक दिया। ये अंग्रेजों को खुला चैलेंज है। आपने भी चैलेंज किया, कहां पर, कि लड़ो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते। सिराजुद्दौला ने कहा ये किलेबंदी मत करो, तो उसने कहा करेंगे, कहा ठीक है लड़ लो, और लड़के हम तुम्हें भगा ही देंगे। दोनों लगभग एक साथ ही एक्टिव है, ज्यादा अंतर नहीं है, 10-5 साल क्या मैटर करते हैं किसी हिस्ट्री में। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इनकी टी पार्टी से इनकी आजादी का रास्ता खुल गया और आपकी प्लासी की लड़ाई से DEIC के पैर जम गए। इसका सबसे मूल कारण है आपके यहाँ गद्दार थे। जब ये लड़े ना तो ये सब लड़े, इन्होंने गद्दारी नहीं की। और जब आप लड़े तो आपके यहाँ सिर्फ एक राजा लड़ा, सिराजुद्दौला, उसकी सारी सेना ने गद्दारी की, क्योंकि मीर जाफर जैसा घटिया आदमी जो उसका सेनापति था, अपने पर्सनल लालच को देख के इसने देश को डुबो दिया। और इसने ये नहीं सोचा थोड़ी देर के लिए भी कि मेरे नवाब बनने से इस कंपनी का फायदा ज्यादा है, मेरा उतना फायदा नहीं है, मैं तो अकेला नवाब बन के कितने दिन जीऊंगा, लेकिन कंपनी अगर आ गई तो आपके देश को खत्म कर देगी। ये एक्टिव थे। इन्होंने बोस्टन टी पार्टी में क्लियर कर दिया, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो हम तुम्हें मारेंगे। और इसके बाद आप देख लो 1773, 1789 इन्होंने अपना खुद का संविधान लिख लिया। वर्ल्ड ने आज तक संविधान नाम की किताब देखी नहीं थी, पूरे वर्ल्ड ने। इन्होंने सबसे पहले किताब लिखी कि देखो ऐसे चलेगा देश और हमें कोई जरूरत नहीं अंग्रेजों की। और आपके यहाँ जब ये सब चल रहा था तो और गद्दार एक से एक निकलते जा रहे थे। और इसके कुछ साल बाद 1764 में आपने बक्सर के युद्ध में देखा कि आपके देश की 3 बहुत बहुत ताकतवर सेना, जिसमें दिल्ली की शाही सेना, मीर क्या नाम था उसका, नहीं, शाह आलम सेकंड, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और एक मीर जाफर, ये बुरी तरह से हारे। तो जब मीर कासिम
1765 जहां आपके देश में कंफर्म पैसे की बाढ़ ले आया अंग्रेजों के लिए, वहां इनको देख लो, इन्होंने कुछ सालों में इनको चलता कर दिया। और इसके बाद अमेरिका ने अपने हिसाब से देश चलाया और वर्ल्ड को दिखाया कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा। क्या लिख लिया अपना? संविधान 1789। और एक आपका देश है, याद करो जब साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया था कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, बना के दिखाओ संविधान, तो आपने एक रिपोर्ट बनाई थी नेहरू, और इस नेहरू रिपोर्ट को याद है आपने खुद ही खारिज कर दिया था, क्योंकि आपके देश में मुस्लिम लीग ने कहा मैं नहीं मानती, हिंदू महासभा ने कहा हम भी नहीं मानते, दलित लोगों ने कहा हम भी नहीं मानते। तो आपके देश में ना फूट डाल के अंग्रेजों ने, उससे पहले भी ये हमारी कमी रही। विदेशी चालाक थे, ये जब लड़े ना शत्रु को तो एक मान के लड़े कि इनको भगाना है, चाहे हमारा आपस में कुछ भी नुकसान हो। हमने जब ये सोचा कि इनको भगाना तो पहले हम अपने आप में लड़े। चाहे यहां देख लो, और चाहे जब गांधी जी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहां अंग्रेज तो चुप बैठे बैठे हंस रहे थे, और एक हमारा यहां से बोल रहा था, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, आपस में इनकी तू मैं वहां बंद नहीं हुई। अंग्रेजों ने देखा अच्छे बेवकूफ है, आपस में ही लड़ते हैं, हमें क्या जरूरत है कुछ भी कहने की। और ये सेकंड आरटीसी असफल रही। तो ये जो हमारी कमजोरी है ना, इसका फायदा अंग्रेजों को मिला और आपका देश लंबे टाइम तक गुलाम रहा। इनफैक्ट गुलाम ही रहा, ये तो शुक्र करो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया और तुम्हें वो ट्रांसफर कर गए पावर का, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या पता हम और 20, 30, 50 साल, 70 साल और गुलाम रह जाते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके यहाँ राजशाही ही चल रही होती। स्कॉटलैंड का मैंने जिक्र किया था तुम्हारे सामने। स्कॉटलैंड आज भी किसको अपना हेड मान लेता है? ब्रिटेन को। उसने ब्रिटेन को ही अपना मुखिया माना हुआ है। जब यहाँ जनमत संग्रह कराया रेफरेंडम 5-6 साल पहले, तो इन्होंने कहा हम सब बहुत खुश हैं ब्रिटेन के अधीन रह के। यानी इनका कैसा ब्रेन वॉश किया था कितने सालों पहले कि आज तक स्कॉटलैंड, और क्या बताया था एक मैंने, वेल्स और ब्रिटेन, ये इंग्लैंड तो है ही, ये लोग ये ही हैं। और आयरलैंड का कौन सा हिस्सा? उत्तरी, सारा नहीं है, उत्तरी आयरलैंड। ये सब इसने चालाकी से अपने अधीन लेके और इनको क्या कह दिया, ये यूनाइटेड किंगडम। ये सब महारानी ब्रिटेन, महाराजा ब्रिटेन को ही अपना मुखिया मानते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड थोड़ा सा आयरलैंड बड़ा है, और ये आयरलैंड का दक्षिणी हिस्सा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वहां पे कैथोलिक्स हैं, और कैथोलिक्स को ही नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को किसने पट्टी पढ़ाई थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज बहुत घटिया थे, इन्होंने हमारे यहाँ मुसलमानों को पट्टी पढ़ाई और यहाँ पढ़ाई प्रोटेस्टेंट्स को जो कम थे, और कैथोलिक्स जो चर्च में जाते थे वो ज्यादा। आज भी दक्षिणी आयरलैंड नहीं मानता कि मैं यूके का पार्ट हूं। तो ये यूके जो है ना, ये बहुत चालाक है। इंग्लैंड, इसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा किया, लेकिन जो समझदार थे वो इसके चंगुल से निकल गए। जिसमें आपने एक एग्जाम्पल क्या देखा, ऐसे एक एग्जाम्पल चीन शायद मैंने दिया था। जब ये व्यापार करने आए तो आप ये लगा लो, आपके यहाँ ये 1615 में व्यापारी कोठी बना रहे थे, इन्होंने इसी के इर्द गिर्द चीन में भी कोशिश की थी 1665 या 35 के आसपास। लेकिन चीन ने क्लियर कर दिया था मेरे यहाँ विदेशी व्यापार सिर्फ 5 पोर्ट्स पर होगा, छठे पे आए तो फिर हम लड़ेंगे। ये 5 पोर्ट बता दिए थे कौन कौन से हैं, सिर्फ यहाँ से तुम्हारे जहाज ब्रिटेन या जहां से तुम चाहो सामान ला सकते हो। चीन के साथ इनका अफीम का व्यापार था, ओपियम जो ड्रग है, ये ड्रग्स का व्यापार तब भी करते थे, आज से कितने 100 साल पहले। अफीम का व्यापार बड़े लेवल पर किसके साथ था इनका? चीन से अफीम भर भर के जहाजों में विदेशों में बेचते थे, मुनाफा कमाते। लेकिन चीन ने इनके पैर नहीं जमने दिए। चीन ने सिर्फ 5 पोर्ट दे दिए, इन 5 पे जितना व्यापार होता हो कर लो, अगर तुमने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर लड़ाई होगी। ऐसा हमने नहीं किया। जब इन्होंने हमारे साथ लड़ाई की ना, उससे पहले इन्होंने हमें परखा था, और जब ये साउथ की तरफ आए थे ना, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के यहाँ लड़ झगड़ के परमिशन लेने की कोशिश की थी। फिर धीरे धीरे इनकी हिम्मत बढ़ती गई और इन्होंने सबसे पहला टारगेट बंगाल को बनाया, क्योंकि बंगाल रिच था, यहाँ से बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा होकर इनकी सेना, इनके हथियार आ सकते थे, और जिसके पास सेना और हथियार है उसी की चलेगी। फिर उन्होंने साउथ की पट्टी के ऊपर कब्जा किया और फिर पूरे भारत पर। इस तरह धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने बड़ा भारत अपने कब्जे में ले लिया। ये सब हमने वापस तो ले लिया इनसे, लेकिन इसके बाद जो संविधान लिख रहे हैं उसमें भी कमी छोड़ रहे हैं, और कहने को वर्ल्ड का सबसे बड़ा। कब अपनाया आपने ये? 50। कब चेंज करना पड़ा? 51। अमेरिका ने कब लिखा था? 1789। इनकी किताब हैंडी है, एक छोटी सी बुकलेट जिसमें सिर्फ 27 आर्टिकल हैं। आपके आर्टिकल कितने थे? 395। इनके में 27, मैं इससे भी कुछ कम अभी चेंज किया था, मैं लिखवा दूंगी। 27 बार तो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, सिर्फ 27 बार इस किताब में संशोधन किया। आपने अब तक कितनी बार संशोधन कर लिया? 105। जबकि आपके आर्टिकल और इनके आर्टिकल में जमीन आसमान का अंतर था। इसका मतलब जितना कम लिखा, गागर में सागर भरा, मिनिमम लिखा लेकिन बेस्ट लिखा। हमने मैक्सिमम वर्ड्स लिखे, लेकिन आज तक बदलने पड़ते हैं, अभी भी बदलने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके देश में बेसिक चीज ही नहीं लिखी। आपने कहीं भी नहीं लिखा कि एमपी और एमएलए बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं। आप खुद देखो, अभी तो ये चल रहा है, लेकिन आज से 20 साल बाद जब जमाना बहुत बदल जाएगा, पीढ़ी बहुत एडवांस होगी, तो क्या अनपढ़ एमएलए एमपी चल जाएंगे आपके देश में? नहीं ना। लेकिन ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि पढ़े लिखे हो, तो बहुत ज्यादा चीजें भी बदलनी पड़ेंगी। वो अलग बात है कि कितने साल लगेंगे, लेकिन बदलाव जरूरी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया इस किताब को, तो इस किताब में कितने आर्टिकल्स हमने अभी पढ़े? 395। कितने भाग थे? 22। कितनी शेड्यूल्स थी? 8। इन सब को लिख के किताब को और कह दिया कि 26 नवंबर को कुछ चीजों को लागू कर देंगे। इस टोटल में से 15 आर्टिकल से 16वें में लिखा था क्या लागू करेंगे। तो एग्जाम में आ सकता है कौन सा आर्टिकल पहले लागू हुआ। ध्यान से सुन लो, ये 5, 6, 7, 8, 9 ये पहले लागू हो गए। आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, इसके बाद 391, 392, 393। देखें जरा, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 394 जिसमें लिखा था कि ये सब हम आज से लागू कर देंगे। कौन सी डेट को लागू कर दिया? ये 26 नवंबर 1949। बाकी जितने आर्टिकल इनके अलावा हैं वो सब लागू किए हमने 26 जनवरी 1950। ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई 4 आ जाएंगे और कहेंगे बताइए कौन सा 26 नवंबर को नहीं लागू हुआ। पहले बुक देखते हैं थोड़ी सी, उसमें लिखा हुआ है, वहां पढ़ लेंगे।
हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर पे कल हम पेज 23 पर आ गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी थी, है ना? ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर अध्यक्ष हैं। बाकियों के सिर्फ नाम की रीडिंग ले लो। इन केस 4 नाम आए, तुम्हें बताओ कौन सा नहीं था। एक है गोपाल स्वामी अयंगर, अंडरलाइन मत करना, सिर्फ पढ़ लो। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी कह देते हैं इनको, सर मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बीएल मिश्र की जगह आए थे, डीपी खेतान, इनकी डेथ के बाद कृष्णामाचारी को सदस्य। कितने मेंबर हैं ये? 7। इनका अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। अगला पॉइंट टिक करना, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये पूछेंगे। कल मैंने बताया था राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, ये कब अपनाए थे? 24। और 26 को क्या अपनाया था? नेशनल एम्बलम, 4 शेर वाला, ये टिक कर लो। अंतिम बैठक 24 जनवरी 50 को हुई, इंपॉर्टेंट है ये। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद बना दिया। संविधान सभा क्या बन गई? संसद। तो सेम डे ये राष्ट्रपति बन गए होंगे। कौन? संविधान सभा ही चेंज हुई है तो संविधान सभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति बन जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके देश में 1946 से कौन सी सभा काम कर रही थी? संविधान सभा। लास्ट किस दिन बैठक हुई? 24 जनवरी। तो कहा आज से इसी सभा को क्या बना देते हैं? संसद। अभी इलेक्शन तो हुए नहीं, इलेक्शन के बाद संसद बनेगी 1952 में, उससे पहले संसद इसी को बना दिया। तो जो इसका मुखिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संसद का मुखिया बन गया। संसद का मुखिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। इसमें अंडरलाइन कर लो ये। संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद का रूप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट काम का, भारत के पहले राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए, निर्वाचित नहीं थे। अभी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14। सबका इलेक्शन हुआ है। कौन आदमी बिना इलेक्शन के बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब तुम बेसिक बैच में आए होगे, मैंने राष्ट्रपतियों का टेबल कराया था और तब तुम्हें बताया था कि ये 24 जनवरी 1950 से 1962 तक कितने साल हो गए? ये 12। आज तक सबसे लंबा कार्यकाल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आदमी का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 साल बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से रहे। 1952 में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और इसमें कॉम्पिटिशन में केटी शाह उतरे, वो हारे और ये जीते। फिर 5 साल बाद 1957 में फिर से इलेक्शन हुआ, एन दास कंपटीशन में आए, हारे और ये जीते। और इस तरह इन्होंने 10 साल काट दिए, 52 से 57, 57 से 62। 10 साल तक ये इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले 2 साल ये भारत के बिना इलेक्शन के बनने वाले भारत के इकलौते राष्ट्रपति। ये अंडरलाइन कर लो, ये काम का पॉइंट था, ये बेसिक बैच में बता देती हूँ मैं बात। नेक्स्ट टिक करना, अंतरिम हो गया संविधान सभा द्वारा। यहां लिख लो, जहां लिखा है ना पहले राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा, यहां लिखना 1950 से 52, क्योंकि हमेशा नहीं रहे, हमेशा तो बाद में निर्वाचित थे ये। 1950 से 52, फिर यहीं लिख लो 1952 से 57, 1952 से 57, और थर्ड लिखो 1957 से 1962। 2 बार इलेक्टेड है, 1 बार मनमर्जी से बना दिया। 1952, 57 इलेक्शन के थ्रू और 50 से 52 सर्वसम्मति। अगले पॉइंट पर आ जाओ। संपूर्ण संविधान निर्माण में अंडरलाइन कर लो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें 63 लाख कुछ कहते हैं, 67 लाख कुछ कहते हैं, एक्जैक्टली 1 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हुए। 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप जब स्कूल जाते थे तो पूरा 365 दिन कोई स्कूल नहीं जाता। हम कहते हैं 1 साल में 1 क्लास पास होती है। तुम जानते हो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 210 दिन छोटे बच्चों के वर्किंग और बड़े बच्चों के 220। इससे 1 दिन फालतू क्लास नहीं लगती, लेकिन ये आपको पता ही नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि हम 365 दिन स्कूल गए, कोई नहीं जाता 365। ये तो टीचर्स के वर्किंग डेज हैं, इससे ज्यादा आप स्कूल जा कैसे सकते हैं? पूरे साल में आप देखो लगभग 7 महीने का स्कूल निकलता है, 5 महीने छुट्टी होती है, जिसमें सेकंड सैटरडे, संडे, 2 महीने की छुट्टी, 15 दिन की, दशहरे की, दिवाली की। ये लिखित में है क्योंकि हमने स्कूल में मैंने काम किया, इसलिए बता रही हूँ। 220 दिन बड़े बच्चों का स्कूल लगता है और 210 दिन छोटे बच्चों का। आप 30 दिन के हिसाब से देखो तो कितने महीने बच्चे स्कूल जाते हैं? 7, यानी 5 महीने छुट्टी मिलती है। वो दिखती नहीं है, अलग बात है, मेरे को इतनी कहाँ छुट्टी। आधा साल स्कूल जाता है बच्चा, आधा साल घर पे बनाता है, लेकिन हम कहते हैं 1 साल में 1 क्लास पास की। ऐसा ही इनके साथ हुआ। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन रोज नहीं गए। टोटल कितने दिन गए? ये 165, जिनमें से 114 दिन इन्होंने क्या काम किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इसलिए वही मेन है। अंडरलाइन कर लो ये। 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर चर्चा, यहां लिख लो टोटल 165 डेज मीटिंग, टोटल 165 डेज सेशन होते थे, सत्र। अगला पॉइंट अंडरलाइन करना, ये भी काम का। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 50 को। ये कुछ से कितने आर्टिकल याद करने हैं? ये कुछ कितने हैं? 15। 16वें में ये लिखा है कौन से 15। अगला पॉइंट देखो, 50 को लागू। इसके बाद ना तुम 2 पॉइंट छोड़ के पहले यही वाला पॉइंट कर लो, 2 पॉइंट छोड़ो, भी कराऊंगी इनको भी। अगला पॉइंट पढ़ना, नीचे से दूसरा पॉइंट। संविधान के कुछ अनुच्छेद एडॉप्शन करने की तिथि यानी 26 नवंबर 1949 से और शेष संपूर्ण भाग 26 जनवरी 50 से लागू किया गया। नेक्स्ट लाइन टिक करना, 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर को लागू हुए, 5, 6, 7, 8, 9, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथि। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कितने आर्टिकल्स हैं जो लागू हुए? ये 15 हैं। ये 15 कौन से हैं? ये कहां लिखा है? आर्टिकल 394 में लिखा है। ये इस तरह से करके ये 15 आर्टिकल 26 कब लागू हो जाएंगे? 26 नवंबर 1949। तो अब ये 15 आर्टिकल तो वो और एक ये खुद जिसमें ये 15 लिखे हैं, तो टोटल कितने कह देते हैं हम? 16 आर्टिकल्स किस दिन लागू कर दिए? 26 नवंबर। और जो बच गए 395 में से वो किस दिन लागू किए? 26 जनवरी। ये याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल 60, 324, 366, 67, उसके बाद 70s में अभी मैंने लिखे थे ना शायद, ये पता नहीं कहां लिख दिए, चलो कोई नहीं,
अच्छा ये रहे, देखो ये रहे 5 6 7 8 9 60 324 366 67 79 80 88, फिर 90s की सीरीज में 91 92 93 और 394। समझ में आ गए? ये कितने आर्टिकल है टोटल? ये सब लागू होने हैं। ये कहां लिखा था? 394 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट पे वापस आ जाओ। अगला पॉइंट फिर काम का, संविधान का शॉर्ट टाइटल आर्टिकल 393 के तहत दिया गया। संविधान का नाम अंडरलाइन करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही लिखा है तुम्हारे संविधान का नाम, भारत का संविधान। तो पूछेंगे भारत के संविधान का नाम किस आर्टिकल में है? 393। क्या 393 पहले दिन लागू हो गया था? और क्या ये लिखा, यानी इसका नाम भी 26 नवंबर को लागू कर दिया। नेक्स्ट टिक कर लो। 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में है। 26 जनवरी 50 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। ये बताया गया कि 26 जनवरी को घोषित होगा ये। इसके बाद आ जाओ लास्ट पॉइंट पर। तत्कालीन विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन सी जाति में पैदा हुए थे? महार। कहाँ जन्मे थे? और लेकिन पले बढ़े कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई में इनके पिताजी नौकरी में थे। अंडरलाइन करना तीसरी पॉइंट, तीसरी लाइन, सेकंड भी पढ़ लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया। अगले पेज पर आ जाओ। हाँ जी, कुछ बहुत अलग नहीं था, अब धीरे धीरे जानोगे जब मैं पढ़ाऊंगी। हल्का सा बता देती हूँ। जैसे 5 से 9 किससे संबंधित है? अब आप और पाकिस्तान अलग होंगे तो सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि भारतीय कौन और पाकिस्तानी कौन। तो जो 5 6 7 8 9 है ये किससे जुड़े हैं? नागरिकता। आर्टिकल 60 में आपके राष्ट्रपति की शपथ है, तो राष्ट्रपति क्योंकि आपको बनाना पड़ गया तो आपने उसकी शपथ का प्रारूप भी लागू कर दिया। आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन है, आपको ये भी कंफर्म था कि एक आधे साल में इलेक्शन कराने हैं, तो आपने इसको पहले लागू कर दिया। ऐसे ही 366 में एंग्लो इंडियन को एक्सप्लेन किया गया था। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो उस टाइम पे बहुत जरूरत थी एक्सप्लेनेशन की, लोगों को पता चले, बहुत बेसिक सी बातें, उन सबको लागू कर दिया पहले। 2 महीने बाद तो सारा ही संविधान लागू करना था, लेकिन नाम क्या होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेगा, इलेक्शन कमीशन क्या होगा, नागरिक आप कैसे बनेंगे, ये सारी बातें 2 महीने पहले बता दी गई। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कुछ ऐसा था कि 2 महीने बाद ना बता पाते, लेकिन एक बेसिक सा कि भाई इंडिया अब आजाद है तो कम से कम लोगों को पता चले कि नागरिकता कैसे हासिल की जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल, फिर एक शपथ वाला, फिर इलेक्शन वाले, फिर एंग्लो इंडियन वाले पहले ही लागू कर दिए। और एंड वाले में तो ये लिखा था इसका नाम क्या होगा, ये कब तक लागू रहेंगे, कब क्या चलेगा। तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें जो लगा कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी वो लागू कर दी, और उसके बाद 2 महीने बाद सारी किताब लागू कर दी। कुछ अलग ऐसे अनोखा नहीं है, बस ये बेसिक बातें थी। 15 और 16 क्या आ जाए? ऐसे आएंगे, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, फिर कोई कोर्ट केस कर देगा। एग्जैक्टली 15 थे, लेकिन ये लिखा कहाँ था कि कौन से 15? 16वें में, इसलिए 16 कहते हैं लागू हुए। ऐसे क्वेश्चन सरकार खुद नहीं बनाने देती, क्योंकि इस पे फिर केस हो जाएगा, फिर स्टे मिलेगा। देखो अगली हेडिंग पर, पेज 24 पर आ जाओ। एक लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में, आधुनिक मनु। किसको कहते हैं आधुनिक मनु? अंबेडकर को। यहां लिख लो अंबेडकर। आधुनिक मनु की संज्ञा अंबेडकर को दी जाती है। अब उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या इसको पारित होने दिया गया था तभी? किसने रुकवाया? अंबेडकर। क्या बोले, किसका वेट कर लो? मुस्लिम लीग का और देशी रियासतों। लिख लो यहां, लिखो अंबेडकर ने ML मुस्लिम लीग और देशी रियासतों, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के लिए इसे रुकवाकर जनवरी में पारित करवाया। जनवरी के भी लास्ट में 22 जनवरी को पारित हुआ, जनवरी में पारित करवाया, जबकि ये काम था 1 दिन का, क्योंकि टारगेट पता ही था सबको। जनवरी 1947 में पारित करवाया। चलो, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, संविधान की विशेषताएं। पहले बेसिक सी चीजें तुम्हें आती हैं, हेडिंग पे आ जाओ, संविधान की विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट टिक करना, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां संविधान संशोधन। इसको आज सुन लो, अब अगले कम से कम 1-1.5 महीने तक ये 1000 बार शब्द लिया जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगी आज के बाद, आज पूरा ध्यान से समझ लेना। आपकी इस किताब को टाइम टू टाइम आप चेंज करते हैं, चेंज करने को आप कहते हैं अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट को कोई ना कोई नंबर दिया जाता है। जितनी बार अमेंडमेंट होंगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे। आपने सबसे पहले इस किताब को कब बदल दिया था, और सबसे रिसेंट में कब बदला है? 2021। तो अब देखो, आप लगातार इस किताब को बदल रहे हो। सबसे करंट में जो बदला है वो ओबीसी को लेकर, ओबीसी कौन कहलाएंगे इसके डिसीजन अब राज्य सरकारें अपने आप लेंगी। अब आगे से ये कर दिया प्रावधान। पहले ये था ओबीसी की लफड़ेबाजी, कहीं स्टेट के ओबीसी अलग थे, कहीं देश के अलग। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंड करके लिख दिया, अब ओबीसी राज्य की मर्जी है, वो किसको समझता है, मेरे यहाँ ये पिछड़े हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास में डाले, वरना ना डाले। ये अमेंडमेंट सबसे करंट में कौन से नंबर का है? ये 105वां, और ये था पहला। इस किताब को टाइम टू टाइम आप बदलते रहे, लेकिन आज तक सबसे बड़ा बदलाव आपने अपने जीवन में जो किया वो था 42nd अमेंडमेंट, 42वीं बार जब इस किताब को बदला गया, 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आएगा, फिर मैं ये बातें बार बार नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद याद करनी है। 1976, जब तुम बेसिक बैच में थे तो मैंने तुम्हें इमरजेंसी का टॉपिक कराया था। इमरजेंसी तुम्हारे देश में लास्ट कब लगी थी? 75 से 77। कौन पीएम थी? ये इंदिरा गांधी। एक फोन घुमाया था फखरुद्दीन अली अहमद और कहा था सर देश की स्थिति बड़ी खराब है, आप आपातकाल लगा दो। उस दौर में सोचो, देश में आपातकाल लगा हुआ है, यानी आम आदमी का सब कुछ रुक गया, पूरी सरकार अपनी मर्जी से इंदिरा चला रही है। उस बीच में इंदिरा गांधी किताब को बदल देंगी। कौन सी बार बदलेंगी? 42वीं बार, और इसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इतना बड़ा बदलाव था, कुछ लोगों ने कहा इंडिया में इंदिरा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बैठ गई। ये मजाक है, मतलब कि सारा ही कुछ बदल डाला। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। कितनी अजीब
बात है, संविधान का एक अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करेगा। कौन से नंबर का अमेंडमेंट है ये? 42वां। इसमें आपके संविधान में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिनमें से कुछ का मैं जिक्र कर दूं, फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। 1976 से पहले किसी के ऊपर देश में कर्तव्य नहीं लादे गए थे। ये माना गया था लोग अपने कर्तव्य खुद ही निभा लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने, एक आदमी थे डॉक्टर स्वर्ण सिंह अलग अलग लिख देते हैं, स्वर्ण सिंह, इनकी समिति बनाई, स्वर्ण सिंह समिति, और इन्होंने पूरे का पूरा एक फाइल तैयार की और इंदिरा को कहा मैडम आप ये सारी चीजें जो है ना ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो, आपकी सरकार बस जैसे चाहेंगे वैसे चलेगी। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंडियंस के ऊपर क्या लाद दिए गए? कर्तव्य। यानी आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में कब ऐड हुई हैं? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42वां। इंदिरा गांधी ने लिखवाया कि हमारी किसी भी चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी जो भी आपातकाल से जुड़े निर्णय हैं वो अंतिम होंगे और उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने लिखवाया कि राष्ट्रपति जो पीएम और मंत्रिपरिषद कहेंगे उसको मानना ही पड़ेगा। ही शब्द का मतलब है उसके हाथ बांध दिए कि जैसा वो चाहेगी वैसा ही वो करेगा। ये गलत तरीका था काम करवाने का। 42nd अमेंडमेंट में ढेरों चेंजेस हुए, ये नेगेटिव चेंज थे, ये गलत थे। इसलिए बाद में आने वाले 1 साल बाद ही जो नया अमेंडमेंट आएगा उसमें इन सबको वापस करेंगे कि ये क्यों लिखा गया, ये तो राष्ट्रपति कठपुतली बना दिया तुमने। ये सब करवाने वाली पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? ये जब इमरजेंसी लगी थी ना, इससे 2-3 साल पहले आपके देश की स्थिति बहुत अजीब सी हो गई थी। जो हमारी देशी रियासतें, पता है देशी रियासतें थी, हम जानते हैं। इन देशी रियासतों के जो मालिक रहे होंगे, क्या उनके पास खूब सोना और चांदी और हीरे जवाहरात रहे होंगे ना? हम वो इंडिया हैं जहां राजा महाराजा सोने के मुकुट और सोने के गहने पहनते थे। ये कहां गए सब? ये सब रियासतों के पास थे। तुम खुद सोचो, तुम्हारे दादा की लाई चीजें अगर तुम्हारे पिताजी ने नहीं बेची तो तुम्हें मिल गई। यानी देशी रियासतों में, बहुत सारी रियासतों के पास ढेरों इस तरह के खजाने थे, राजशाही खजाने। 1970s में इंदिरा गांधी ने क्या किया? पूरे संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था ना, तब इन देशी रियासतों को लालच दिया गया था। और उस टाइम की सरकार ने, नेहरू पटेल ने डिसाइड किया था कि इन सबको लालच के बिना हमारे साथ नहीं आएंगे। इन सबको बांधने के लिए कहो कि तुम सब अगर भारत का हिस्सा बनते हो, हम हर साल तुम्हें प्रीवी पर्स देंगे। प्रीवी पर्स क्या थी? बहुत बड़ा अमाउंट, करोड़ों रुपए का अमाउंट हर साल इन रजवाड़ों को पहुंचाया जाता कि आपने अपना हिस्सा इंडिया में मिला दिया, इसके बदले आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा। करोड़ों रुपए आते कहां से? टैक्स से। जो इंडिया टैक्स देता वो उठा के इन राजाओं को दिया जाता। अब ये राजा बड़े खुश, इनके इस पे टैक्स भी नहीं लगता। इनकी साल भर में करोड़ों की कमाई बैठे बैठे ये महलों में रह रहे थे। सारे का सारा सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। इंदिरा गांधी ने 1970s में फील किया, जब ये जीत गई 71 के इलेक्शन, वो भी चीटिंग से, कि इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये कल को इकट्ठे होकर इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि ये हमें, सरकार को गिरा देंगे। तो इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर आईबी की रेड डलवा दी कई बड़े बड़े घरानों पर। और वहां सरकार की सारी गाड़ियां, ये डूंगरपुर और ये बड़े बड़े राजघराने जहां आज भी ना शाही होटल चलते हैं, ये 5 स्टार 7 स्टार जो आप देखोगे ना राजस्थान साइड में या बाकी स्टेट्स में, ये रजवाड़े हैं सारे, ये राजाओं के शाही महल थे। इंदिरा गांधी ने 1975 के आसपास आते आते ये सब खत्म करवा दिया। पहले प्रीवी पर्स बंद करवाया, यानी इनकी करोड़ों की इनकम पे एकदम से ताला लग गया। फिर इनके राजमहलों में आईबी की गाड़ियां, सीआईडी वाले पहुंच गए और वहां 5-7 दिन तक सब कुछ लॉक करके, और इनके शाही खजाने कहते हैं ट्रक भर भर के निकले थे। आप घूमने जाओगे ना तो जयपुर साइड में आपको ऐसे ढेर जगह, किसी गाइड को लेकर अगर आप विजिट करोगे तो बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे कई ट्रक भर भर के सोना लाद के ले जाया गया। इतना गोलमाल हुआ 75 से 77 इस देश में, अरबों रुपए का सोना इधर से उधर गया। वो गया कहां किसी को नहीं पता। तो ये सब चीजें जब चल रही थी तब कौन सा अमेंडमेंट कर दिया इंदिरा गांधी ने? और ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए, इतनी बातें लिख दी कि लोगों ने कहा इंदिरा तो अपना ही संविधान लिख के बैठ गई। इसी टाइम पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका सबसे पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे आप कहते हैं हमारी प्रीएम्बल है, हमारी प्रस्तावना। इसमें भी कुछ वर्ड्स जोड़े गए। इसमें वर्ड्स जोड़े गए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, पहले नहीं लिखा था। एक वर्ड लेकर आई इंदिरा गांधी, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर सोशलिस्ट, और एक शब्द लाई अखंडता। ये 3 वर्ड्स आज आपकी प्रीएम्बल में है, पहले नहीं थे। ये तीनों वर्ड्स किस टाइम पर आए हैं आपकी प्रीएम्बल में? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया। कौन से 3 शब्द? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। इसको याद रखने का तरीका ये है, धर्म और समाज अखंड है, इसके टुकड़े नहीं करने चाहिए। हम करते हैं अलग बात है, लेकिन ना धर्म के खंड करने चाहिए ना समाज के। ये 3 नए वर्ड्स, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। कौन सा अमेंडमेंट है ये? कौन लेकर आई? क्या कह देते हैं इसको? इससे कुछ पहले इसने क्या खत्म करवाई थी? वो क्या बताया था मैंने अभी? प्रीवी पर्स, राजशाही, जो लोगों को पैसा मिलता था। देखो अगला पॉइंट, इसमें टिक करना। अगले ही पॉइंट में, प्रभु विशेषताओं में, सेकंड पॉइंट पढ़ो। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वां संविधान संशोधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अधिनियम 1976, लघु संविधान। यहां लिख लो, इंदिरा गांधी, आपातकाल, फखरुद्दीन अली अहमद। बहुत बार आएगा ये, इंदिरा गांधी, आपातकाल, फखरुद्दीन अली अहमद। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इंदिरा गांधी, आपातकाल, फखरुद्दीन अली अहमद। ये सेम टॉपिक बेसिक बैच में करवाया था। इसके बाद आ जाओ इसकी खासियत पढ़ने। इसमें देखो 1 2 3 नंबरिंग है। संविधान की विशेषताओं को सारियों को मत देखना, पहले सिर्फ एक हल्का सा व्यू लेते हैं। पहले नंबर पर देखो क्या लिखा है, सबसे लंबा लिखित संविधान। सिर्फ पढ़ लो, मैं सारा पढ़ाऊंगी। सेकंड नंबर पर आ जाओ नीचे, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। अगले पेज पर तीसरा, सिर्फ रीडिंग लेनी है, समाजवादी राज्य।
चौथा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, कंप्लीटली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंग्लिश में। पांचवा सिर्फ पढ़ेंगे कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। छठा भी रीड करेंगे धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष सेक्युलर स्टेट। सातवां भी सिर्फ पढ़ेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था। और आठवां भी सिर्फ पढ़ेंगे एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। पहले इनके ऊपर बात करेंगे, आगे बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, अब देखो एक एक पॉइंट को हम क्लियर कर लें। ये टॉपिक जिसकी समझ में आ गया ना, उसको अगले 10 टॉपिक बहुत आसान दिखेंगे। ये हमारे की फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या बता रहे हैं? ये सबसे लंबा विशाल लिखित संविधान। ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये कितने आर्टिकल्स हैं? 395। कितने शेड्यूल्स? 8 थे, अब 12। और पार्ट्स कितने हैं? 22। इतना किसी के पास नहीं है। दूसरी हेडिंग क्या थी? दूसरी हेडिंग है लोक प्रभुता। और भी कुछ लिखा आगे? लोक प्रभुता पर आधारित। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लो क्या कह रहे हैं, पब्लिक सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या है, इसको समझो जरा। लोक प्रभुता का मतलब है इंडिया में सबसे बड़ी ताकत कौन है? एमपी, एमएलए या जनता? आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये संविधान लोगों ने लिखा है, तुमने और मैंने नहीं लिखा, हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, उन्होंने लिखा। तो सबसे बड़ी ताकत भारत में किसके हाथ में है? जनता। और वो पावर आप जानते हैं, वोट डालने की पावर, जो सरकारों को इधर से उधर करके बैठा देती है, बिल्कुल गायब भी कर सकती है। इसलिए कहा गया कि लोग यानी तुम और मैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। जनता के पास एक खास अधिकार है वोट का, और वोट का राइट यूज करके आप चाहे तो कांग्रेस को लाएं, आप चाहे बीजेपी या सबको गायब कर दें, गठबंधन करने पड़ जाए, इस तरह की कंडीशन भी जनता क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोक प्रभुता। आप हैं मेन। प्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वे सर्वा, हम खुद हैं। वर्ल्ड में दो बड़ी ताकतें थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। इन दोनों से सारी दुनिया डरती थी। हमने जब आजादी पाई तो हमने कहा हम दोनों से डरेंगे नहीं, लेकिन हम दोनों से लड़ेंगे भी नहीं। हमारा देश है शांति प्रिय, हम अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे इनके साथ व्यापार करेंगे, वैसे रिश्ते बनाएंगे। और हमने एक अगर तुम्हें पता हो 1956 में आप लोगों ने नाम को भी ज्वाइन किया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको कि बहुत सारे देशों ने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा ना हम इसकी तरफ झुकेंगे जो कि पूंजीवादी है, और ना इसकी तरफ जो पूरी तरह से समाजवादी है। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था चला रहे थे, और यही था कि हम संप्रभु हैं, हम अपने आप के लीडर हैं, तुम हमें मत बताओ हमें क्या करना है। यह है लोक प्रभुता। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है समाजवादी। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले इसको समझो। समाजवाद, अभी तो मैंने कहा कि हम ना समाजवाद की बात सुनेंगे ना पूंजीवाद की। दो ताकतें हैं, पूंजीवादी अमेरिका और पूर्ण रूप से समाजवादी कौन है? यूएसएसआर। आप पूरी तरह समाजवादी बन ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह समाजवादी जो देश थे ना, वहां किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, वहां सबकी प्रॉपर्टी साझे की थी। गांव की जमीन थी, आदमी की जमीन नहीं थी, वहां सब पे सबका हक था। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। आपके देश में ऐसा हो नहीं सकता था। आपने ना पूरी तरह इनकी बात सुनी ना इनकी, आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया। लेकिन आपकी सरकार ने कहा हम चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं, लेकिन मैं समाज का भला करने को पहला टारगेट बनाऊंगी, ऐसा सरकार कहती है। इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए, सरकार ने सरकारी बसें चलाई, सरकार ने ट्रेन चलाई, सरकार ने सारे वो काम किए जिसमें गरीब आदमी का शोषण संभव था। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं सरकारें क्या कर रही है, पुरानी सारी चीजों में से अपनी हिस्सेदारी खत्म करती जा रही हैं। सरकारी चीज पे सबका हक होता है। सरकारी स्कूल में भीख मांगने वाले का बच्चा भी जा सकता है, क्योंकि फीस तो लगनी नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल पे सिर्फ उसका हक है जो पैसे पे करेगा, जिसका बच्चा अच्छे कपड़े पहन के आएगा, जिसका रहन सहन थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, वो भिखारी के बच्चे की एंट्री नहीं होने देगा। आपके देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, इसलिए आपकी समाजवादी सरकार ने कहा मैं समाजवादी हूं, व्यवस्था हमारी मिश्रित है, अंबानी अडानी चलेंगे, लेकिन मैं सबका भला करने को पहला टारगेट बनाऊंगी। धीरे धीरे एक खास बात और सुन लो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ये बातें बाद में ऐड की गई हैं, जो मैं अब बता रही हूं, जैसे ये वर्ड। और आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीजें बाद में ऐड की हैं वो चीजें हटाई भी जा सकती हैं। तो अगर सरकार को कोई ये कहेगा कि आप सरकारी संपत्ति कैसे बेच रहे हैं, तो वो कहेंगे कहां लिखा था कि सरकार समाजवादी होगी? ये तो बाद में आया शब्द, ये तो आया ही 1940, ये कौन से अमेंडमेंट से आया? 42 में से। तो कह देंगे कि कहां लिखा था ऐसा, हम तो नहीं मानेंगे। और ये सच्चाई भी है। ये दो वर्ड्स बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो जिसमें आप सोचते हैं बिल्कुल फ्री हैं। ये समाजवादीवाद का शब्द है, और जिसमें आप बहुत ऐंठ दिखाते हैं ना कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो आपको बता दूं धर्मनिरपेक्षता का शब्द तो था ही नहीं। ये कौन से अमेंडमेंट में आया? 42 में। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना। कह देंगे ये तो बेसिक में था ही नहीं, बदलेंगे इसको, हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। ये बाद में ऐड की है। पहले मैं खुद पढ़ाती थी कि कभी ये वर्ड्स हट नहीं सकते, 5 वर्ड्स, उनमें ये 2 थे। लेकिन अब सरकार के रवैये को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड लाइफ लॉन्ग चलेंगे हमारे, देखते देखते ये हट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल में ये वर्ड्स नहीं थे। तो समाजवादी, किसकी अप्रोच समाजवादी थी? आपकी व्यवस्था भी समाजवादी है क्या? आपकी व्यवस्था कैसी है? अर्थव्यवस्था कैसी है आपकी? इकोनॉमी मिश्रित। मिश्रित का मतलब आपके यहाँ 2 सेक्टर काम करते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट। आपके यहाँ सरकारी अस्पताल भी चल रहा है और प्राइवेट भी। अब जो बेचारा मजदूर है वो तो नहीं प्राइवेट की फीस सपोर्ट कर सकता, वो कहाँ चला जाएगा? सरकारी में। जिसकी भैया माँ की किसी की आंख का ऑपरेशन होना है, 60,000 का ऑपरेशन है, अब मजदूर कहाँ से 60,000 लाएगा? तो उस बेचारे को तो जीना मरना इसके दम पे है ना। धीरे धीरे अगर सारी चीजें खत्म कर देंगे, ये सरकारी स्कूल धीरे धीरे खत्म कर देंगे, शायद हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, लेकिन उस तबके के बारे में सोचो जिनकी की पूरे महीने की कमाई ही बेचारों की मुश्किल 5,000 7,000 है, जो इतने में और इतने में घर चला रहे हैं, वो किसी भी कंडीशन पे प्राइवेट चीज को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये जो सरकारी चीजें थी ना, ये उनके लिए फायदेमंद थी। कौन सी अप्रोच थी ये? समाजवादी या पूंजीवादी? धीरे धीरे आपकी सरकार जो है वो समाजवाद से हट जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं
समाजवाद ने समाज निकम्मा कर दिया। जो ऐसा कह रहे हैं, ये समाजवाद ने समाज निकम्मा नहीं किया, ये जानबूझ के सरकारों की, इस सरकार की नहीं पिछली की भी ये पॉलिसी थी। आपको क्या लगता है अगर सरकार अपने पे आए तो क्या सरकार क्राइम रोक नहीं सकती? क्या रोक सकती है? जब कोई भी क्राइम होता है तो लोग कहते हैं सीबीआई से जांच कराओ। भाई पुलिस पे क्यों नहीं विश्वास है? जैसे सीबीआई जो काम करती है वो कोई अनोखे आदमी नहीं है ना, हमारे घरों में से कोई सीबीआई में होते हैं, वो आदमी काम को इतना अच्छा कर सकते हैं तो पुलिस क्यों नहीं कर सकती? ये सब जानबूझ के प्लान तरीके से चीजों को पीछे करने का तरीका था। सरकारी स्कूल जानबूझ के ठप किए गए और आज से नहीं, पिछले 50-60 साल से चल रहा था, चाहे कांग्रेस राज कर गई चाहे बीजेपी, हमें मतलब ही नहीं है। सरकारी अस्पताल जानबूझ के बिठाए गए, सरकारी जितनी परियोजनाएं हैं जानबूझ के बिठाई गई। आप कभी अगर जीटी रोड से जाते हो तो आपको जगह जगह जीटी रोड पे अडानी गैस दिखने लग गई होगी, ध्यान दिया तुमने? इस रोड पे, जीटी रोड पे जब जाओ ना पानीपत की तरफ, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं अडानी गैस। ये कुछ सालों में कितना कुछ बदलने वाला है आपको पता भी नहीं चलेगा। जब चीजें प्राइवेट होंगी तो सिर्फ एक टारगेट होगा, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक चीज के लिए काम करता है, प्रॉफिट। और वो गलत भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी अडानी गलत है, मानी क्यों, हम क्यों सोचेंगे वो भला करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉफिट करेगा। ये देखना किसकी जिम्मेदारी थी कि आपका नुकसान ना हो? सरकार। सरकार एक नहीं, सारी एक जैसी है। ये धीरे धीरे करके सब कुछ सरकारी तंत्र को विफल कर दिया। इसमें कांग्रेस भी शामिल है और इसमें बीजेपी भी। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर देश की सारी चीजें प्राइवेट हो गई तो आपकी ये गलत फहमी कि देश सुधर जाएगा, इंडिया के बहुत लोगों को मरना पड़ेगा, देश ऐसे ही नहीं सुधरेगा। कितना बीपीएल परिवार है, कहां जाएगा, कहां से खाएगा? तो ये जो अप्रोच है ना, ये तब लगती है, लागू होती है जब आपका देश स्ट्रांग हो। आपका देश उतना स्ट्रांग नहीं है अभी। चलो 2-3 पढ़ते हैं, बाकी फिर कल पढ़ाऊंगी। पहला देखो विशेषताओं में, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, अंडरलाइन कर लो। लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। यहां अमेरिका में ऊपर लिख लो, अमेरिका के संविधान के पास लिखो, शुरू में 45-43 वर्ड्स थे, 4543, 4543, इतने शब्द बस। और आपके शब्द कितने हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शब्द थे? ये शब्द थे आपके शुरू में। अब तो ये 2.5 लाख के आसपास हो गए होंगे, 1,90,000। वो कितने शब्द लिख के बैठे थे? 4543, यानी लगभग 4,500। उन 4,500 शब्दों को उन्होंने कितनी बार बदला? और आपने ये 1,90,000 कितनी बार बदल दिए? अब तुम अंतर देख लो कितना बेहतर है और क्या लिखा है। अंडरलाइन करना ये अमेरिकी, तो अमेरिका लिख लेना 4543 वर्ड्स, और इसमें लिख लो 27 संशोधन हुए अमेरिका में, सिर्फ 27। इन 200 सालों में 27 संशोधन, 27 टाइम्स अमेंडमेंट। और हमने कितने अमेंडमेंट कर लिए? 105। चलो आगे अगले पॉइंट पर आ जाओ। भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट भी टिक करना। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951। सबसे पहले क्या कहा, किस पे अधिग्रहण कर सकते हैं? भूमि, भूमि का। आगे टिक कर लो। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 बना लो, 58 को थोड़ा सा गलत है, इसको कल पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी सिर्फ ठीक कर लो। 1985 बना लो। 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट 1992। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट भी काम का है। वर्तमान में अंतिम अनुच्छेद 395, भाग 22 ही हैं, लेकिन गिनती की दृष्टि से 465 अनुच्छेद और 25 भाग हो गए। अगला पॉइंट टिक करना। अमेरिका के संविधान में केवल 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। तो सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका। कितने वर्ड्स बताए मैंने? 4500, लगभग 4500 याद कर लो। और उनमें कितनी बार चेंज किया? 27। हमारे वर्ड्स कितने? 1,90,000। और कितनी बार बदले? 105, और अभी भी बदलने पड़ेंगे। नेक्स्ट टिक कर लो। लास्ट में आ जाओ। लोक संप्रभुता, लोक प्रभुता पर आधारित, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पब्लिक सॉवरेनिटी। सेकंड लाइन टिक करना। पीछे भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है, अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। अगला पॉइंट कर लो। प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग। किससे स्टार्ट होती है आपकी प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सेम अफ्रीका में भी लिखा है, सेम अमेरिका में भी लिखा है, सेम बात। अंडरलाइन कर लो, हम भारत के लोग। अब बताओ तुम्हारी प्रीएम्बल में इंडिया वर्ड कितनी बार आया? इंडिया वर्ड 2 बार आया। लिखा है हम भारत के लोग, भारत को, बस यही आ गया। लिखो ये बात, मेंशन कर लो। लिखो प्रस्तावना में प्रीएम्बल में भारत शब्द 2 बार या इंडिया वर्ड 2 बार आया। प्रीएम्बल में इंडिया वर्ड 2 बार आया है, 2 बार। ये प्रीएम्बल शुरू में ना वेस्ट मानते थे हम, जैसे तुम्हारी किताब का पहला पेज वेस्ट मानते थे ना स्कूल में, ऐसे हम सोचते थे वेस्ट है। 1973 इंदिरा गांधी का टाइम, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, केशवानंद भारती मामला, सरकार पे केस था, केशवानंद भारती वर्सेस पहले केरल सरकार, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई थी इसमें। ये बहुत बड़ा मामला था, आज तक इससे बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया किसी मुद्दे पर। इन्होंने 13 जजेस की बेंच बनाई थी, 13 जजेस को, 6 एक तरफ थे और 7 एक तरफ। ये कितना बड़ा मुद्दा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था ठीक क्या गलत क्या। ये था केशवानंद भारती मामला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विवाद। इसमें बहुत सारी बातें कही गई, जिनमें से एक बात ये थी कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को चेंज मत कर देना। मूल ढांचा क्या? जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे थे जो हम कल पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से बदलेगी सब कुछ, लेकिन वो कहेगी मैंने मूल ढांचा नहीं बदला। 1973 में किताब के पहले पेज को, जिसको आप कह रहे हैं प्रस्तावना, ये माना गया कि ये संविधान का पार्ट है। पहले इसको वेस्ट मानते थे, बाद में इसको पार्ट माना। किस सन में पार्ट बनी है? 1973 में। यहां लिख लो ये लाइन, लिखो प्रस्तावना को 1973 में, प्रीएम्बल को 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना गया। प्रस्तावना को 1973 में संविधान का भाग स्वीकार किया गया, संविधान का भाग माना गया। ब्रैकेट में लिख लो केशवानंद भारती विवाद। सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जजेस बैठे हैं आज तक के। कितने जजेस बैठे थे? 13। एक बात पे डिस्कस करने 13 जजेस बैठ गए, वरना 1, 2, 3 में काम चल जाता है। लिख लो 13 जजेस। सबसे बड़ी बेंच थी आज तक की, 2021 तक की। इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बनी। नहीं तो राम मंदिर कितना बड़ा विवाद था ना,
ये बाबरी मस्जिद वाला, कितने जजेस थे? 5 जजेस ने केस कर दिया, जबकि कितना बड़ा भारत और ये मुस्लिम और हिंदुओं का सबसे बड़ी बेंच आज तक कितने जजेस की बनी है? 13। किस सन में बनी है वो? 1973 में। कौन पीएम थी आपके देश की? इंदिरा गांधी। ये सारा नेगेटिव दौर स्टार्ट हो गया था 71 के बाद। चलो बाकी कल करेंगे।